1973 में आया था, एप्पल खा के दे दिया उन्होंने। कैसी बातें कर रहे हैं महाराज आप? ये सारी फैक्ट चेक करिए पहले, फिर बोलिए आप। जब सांप कटेगा तो हमको डर वाला भागता। आपकी बातें ना खुद में कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। कैसे? जैसे महाराज बोल रहे हैं पति परमेश्वर होता है, हिंदू धर्म में पति परमेश्वर है कि नहीं महाराज? मानते हैं? फिर उनके सामने नाचने में क्या परेशानी है? अब जब हम परमेश्वर के सामने नाच रहे हैं और पति के सामने नाचने में परेशानी है, महाराज कमाल कर रहे हैं आप इतने कमाया जा सकता है तमस भाई। अगर कोई आदमी 45,000 रुपया का सिस्टम हमारे यहाँ, अगर आपके घर के अंदर साथी लिखा वक्त है आखिरी, सांस है आखिरी। भीतर के पहले कई जो बताया आप फिर कि सेना ने फ्रांस के एक सेंटर पर हमला कर दिया। फ्रांसीसी कंपनी पर बताया जा रहा है फ्रांस का एक गैस स्टेशन था और इस गैस स्टेशन पर इजरायली सेना ने अटैक कर दिया। अल्लाह अकबर। अब सुनिए जरा मैक्रो ने क्या कहा, जिसके बाद नेतन्याहू ने जवाब दिया है। गाजा और लेबनान दोनों जगह युद्ध विराम पे है जरूरी। हमें जंग और तनाव टालने की कोशिश करनी चाहिए। बंधकों को छुड़ाना और आम लोगों को बचाना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इजरायल और सभी के हित में यही है कि इसका राजनीतिक समाधान निकाला जाए और सभ्य देश गाजा में लड़ने के लिए इजरायल को हथियार देना बंद करें। मेरे पास राष्ट्रपति मैक्रोन के लिए एक मैसेज है। आज इजरायल सभ्यता के दुश्मनों के खिलाफ 7 मोर्चों पर खुद का बचाव कर रहा है। हम गाजा में हमास के खिलाफ लड़ रहे हैं, उन बर्बर लोगों के खिलाफ जिन्होंने 7 अक्टूबर को हमारे लोगों की हत्या की। इजरायल ईरान के नेतृत्व वाली बर्बर ताकतों से लड़ रहा है। सभी सभ्य देशों को इजरायल के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए। फिर भी राष्ट्रपति मैक्रोन और कुछ अन्य पश्चिमी नेता अब इजरायल के खिलाफ हथियार प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। ये बेहद शर्मनाक है। क्या ईरान हिजबुल्लाह, हूथियों, हमास और अपने दूसरे सहयोगियों के हथियारों पर प्रतिबंध लगा रहा है? जिस तरह से नेतन्याहू कह रहे हैं कि वो 7 मोर्चों पर लड़ रहे हैं, देखिए जरा इधर इराक भी मिसाइल दाग रहा है। इराक ने मिसाइल दाग दी नेतन्याहू पर। ये इजराइल पर दागी गई मिसाइलें, वीडियो जारी किया गया, वायरल वीडियो है, आप देख रहे हैं। ये मिसाइलें बताया जा रहा है इराक की ओर से दागी गई। नेतन्याहू की सेना पर हमला है। अब मैं आपको बताऊं कि नेतन्याहू एक जगह नहीं लड़ रहे हैं, एक देश से नहीं लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं 7 फ्रंट पर लड़ रहा हूं। ये 7 फ्रंट कौन से हैं? ये 7 मोर्चे कौन से हैं जहां जंग हो रही है? देखिए जरा, 7 देशों से। गाजा से इजराइल पर मिसाइल गिर रही है, पहला देश गाजा। दूसरा मोर्चा देखिए, वहां वेस्ट बैंक है, यानी इजराइल में वेस्ट बैंक है जहां फिलिस्तीनी भी रहते हैं, वहां बंदूक से लड़ाई लड़ रहा है। तीसरा मोर्चा है लेबनान, लेबनान में भी जंग लड़ रहा है इजराइल, लेबनान में मिसाइल दाग रहा है, वहां से भी मिसाइलें आ रही हैं। चौथा मोर्चा यमन के हूती मिसाइल दाग रहे हैं इजराइल पर, उनको भी जवाब दे रहा है इजराइल। पांचवा मोर्चा ईरान ने 200 मिसाइल दाग दी। अब इस 5वें मोर्चे को भी जवाब देना है नेतन्याहू को। वो कह रहे हैं मुझे हथियार देना बंद करोगे, मैं 7 मोर्चों पर लड़ रहा हूं। इधर से मैंने तस्वीर दिखाई, इराक भी मिसाइल दाग रहा है, इराक में बहुत से बेसेस है, उस पर भी अटैक कर रहा है वो। और 7वां मोर्चा है सीरिया। सीरिया में बहुत सी ऐसे लड़ाके हैं जो इजराइल पर रुक रुक कर हमला कर रहे हैं। तो 7 मोर्चों पर लड़ रहे हैं नेतन्याहू। हमारे साथ खास एक्सपर्ट लगातार बने हुए कर्नल शैलेंद्र है मौजूद हमारे साथ। शैलेंद्र साहब, नेतन्याहू कह रहे हैं मैं 7 मोर्चों पर लड़ रहा हूं, 1 2 नहीं 7 देशों से लड़ रहा हूं। ये नेतन्याहू के लिए भी मरो या मारो का वक्त है।
इजराइल एक बहुत बड़े लंबे अरसे से एक लड़ाई लड़ता चला जा रहा है जिसके फ्रंट बढ़ते जा रहे हैं और नेतन्याहू ने इससे रिलेटेड बड़ी क्लैरिटी दिखाई है कि वो 7, 8, 9, 10 फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं कहता हूं अगर कोई एक फ्रंट अकेला नेतन्याहू और इजराइलीज के लिए इम्पोर्टेंट है और जिस पर उन्हें लड़ना ही पड़ेगा और वो फ्रंट है उनके सर्वाइवल का। अगर वैसे फ्रंट गिरने हैं हिजबुल्लाह के खिलाफ, हूथीज के खिलाफ, ईरान के खिलाफ, वर्ल्ड ओपिनियन के खिलाफ, मुस्लिम कंट्रीज के खिलाफ, टू द एक्सटेंट उसके अपने कंट्रीज में खुद होस्टेजेस को लेकर भी एक बहुत बड़ा फ्रंट खुला हुआ है जो लोकली लोग डिमांड करते हैं। सो ओवरऑल अगर देखा जाए यस मेरे काफी सच्चाई है कि इजराइल काफी फ्रंट्स पर लड़ रहा है और वो फ्रंट कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं, एक्सपैंड होते चले जा रहे हैं। बट मेरे अपने लिए एक अकेला फ्रंट है जो 10 के बराबर है और वो है यहूदियों का अपना सर्वाइवल, अपना एग्जिस्टेंस, अपनी कंट्री की एग्जिस्टेंस जिसके लिए वो लड़ रहे हैं। एंड आई थिंक बड़ी जस्टिफाइड लड़ाई है कि 65,000 लोगों के लायक आपने एक ऐसी जमीन दी थी जो बंजर थी, आज उस जमीन को उन्होंने एक आलीशान इलाका बना लिया है जिसमें से भी उनको निकाले जाने की सोच रखी जा रही है। बहुत शुक्रिया। तो डू और डाई, मरो या मारो वाली स्थिति है। अब आपको बताऊं, लेकिन हालत यह है कि एक तरफ मैक्रो कह रहे हैं कि नेतन्याहू को हथियार मत दो, लेकिन पुतिन ईरान को हथियार देने को तैयार हो गए। ये आप तस्वीर देख रहे हैं खमनेई और पुतिन की। रूस और ईरान के अच्छे रिश्ते हैं। नेतन्याहू दरअसल अमेरिका वाले खेमे में आते हैं, इसलिए पुतिन खड़े खमनेई और ईरान के साथ। देखिए हथियार कौन से दे रहे हैं। ये इस्कंदर मिसाइल है। पुतिन ने इस मिसाइल से यूक्रेन को तबाह किया। ये इस्कंदर मिसाइल पुतिन दे रहे हैं ईरान को। अब इस मिसाइल से ईरान हमला करने वाला है। मिसाइल की ताकत क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, इसकी खासियत क्या है। पुतिन अगर ये मिसाइल इस्कंदर दे चुके हैं ईरान को तो उसकी ताकत बढ़ चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, एयर डिफेंस सिस्टम दे रहे हैं। ये देख रहे हैं बहुत खास एयर डिफेंस सिस्टम है, इसका नाम है मरमंस्क डिफेंस सिस्टम। ये पुतिन ने बॉर्डर पर लगाया हुआ था, ये अब ईरान को दे चुके हैं। ये एयर डिफेंस सिस्टम का काम ये है कि इजराइल अगर अपनी मिसाइल दागेगा और ये एयर डिफेंस सिस्टम अगर ईरान के बॉर्डर पर खड़े हैं तो फिर कोई भी इजरायली मिसाइल अंदर नहीं गिरने पाएगी। पुतिन का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान को बचाएगा उनके बॉर्डर से। अब आपको बताऊं कि देखिए जरा, पुतिन के हथियारों से ईरान लड़ेगा इजराइल के खिलाफ। क्या तैयारियां की है, कैसे दोस्ती ईरान और रशिया की बड़ी होती जा रही है। ये दोनों की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये है इस्कंदर मिसाइल। इस इस्कंदर मिसाइल जो है एक बैलिस्टिक मिसाइल है दरअसल, और रफ्तार इसकी 7,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक सेकंड में 200 किलोमीटर तक चली जाती है। यानी आप पलक झपकाएंगे और ये 200 किलोमीटर। और ये जो मिसाइल है ये अपने साथ परमाणु भी ले जा सकती है। इस्कंदर की बात कर रहा हूं। अब है ये डिफेंस सिस्टम, यानी अगर इजराइल मिसाइल दागेगा ईरान पर तो ये डिफेंस सिस्टम, जैसे ईरान का आयरन डोम है वैसे पुतिन का ये डिफेंस सिस्टम S-400 जो भारत को भी दिया है, ये भी उसने ईरान को दिया। दुनिया के घातक एयर डिफेंस में से एक है ये। मिसाइल, ड्रोन, एयरक्राफ्ट गिरा सकता है ये। 40,000 फीट तक टारगेट नष्ट कर सकता है ये। 600 किलोमीटर तक 3,000 टारगेट ट्रैक कर सकता है। सोचिए, -70 डिग्री में भी काम करने की क्षमता रखता है। कहीं भी आसानी से पहुंचाया जा सकता है, जिससे हमले के बाद इसे ढूंढना मुश्किल हो जाता है। यह मरमंस्क BN, यह भी पुतिन ने ईरान को दे दिया। दुनिया की बेहतर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली में से एक है ये एक लंबी दूरी की संचार जैमिंग प्रणाली है। यानी जैमिंग प्रणाली यानी कोई भी मिसाइल आ रही है इजराइल से, उसे आसमान में ही उसके पूरे सिस्टम को जाम कर देगी, उसके बाद वो अपनी राह भटक जाएगी। यानी दुश्मन के स्मार्ट हथियारों को बेकार बना देता है। युद्धपोतों, विमानों, उपग्रहों के बीच संचार बाधित कर देता है। गाइडेड मिसाइल का संचार रोकता है, जिससे हमला नाकाम हो जाता है। 8,000 किलोमीटर तक संचार प्रणाली जाम कर सकता है। इजराइल और ईरान की दूरी 2,000 किलोमीटर है, 2,300 किलोमीटर। ये 8,000 किलोमीटर तक जाम कर सकता है। यानी बड़ा साफ है कि अगर वहां से मिसाइल चलेगी और गाइडेड मिसाइल होगी कि ठीक खमनेई के घर पर गिरनी है, ये उसे जाम कर देगा, फिर वो खमनेई का घर भूल जाएगी। आइए अब आपको बताऊं, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, रंजन कोचर साहब है। कोचर साहब, मेरा सवाल ये है, पुतिन मदद कर रहा है इजराइल को, ईरान को,
इजराइल बेशक इससे बहुत गुस्से में होगा, नेतन्याहू गुस्से में होंगे। आपको लगता है पुतिन के हथियारों से ईरान की ताकत बढ़ जाएगी और इजराइल को नुकसान बड़ा होगा? 1979 इरानियन रेवोल्यूशन, जब यूनाइटेड स्टेट्स के साथ रिश्ते खराब हुए ईरान के, तो उस टाइम पे ईरान ने रशिया का रुख किया और हमने ये देखा कि पूरा जो मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है आज ईरान का, हम बोलते हैं कि ईरान के पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। ये सब रशिया की देन है। जो टेक्नोलॉजी ईरान को चाहिए थी वो रशिया से मिली है। जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, एक इंफॉर्मेशन के हिसाब से रशियन फाइटर एयरक्राफ्ट्स के पायलट्स ईरान में भेजे जा रहे हैं और हो सकता है आने वाले वक्त में हवाई जहाज भी रशियन एयरफोर्स से वहां पे आए। जी जी जी, बहुत शुक्रिया रंजन कोचर साहब। लेकिन अब सवाल ये है कि ये लड़ाई जब 7 फ्रंट पर हो रही है, 7 मोर्चों में हो रही है, तो एक और फ्रंट है लेबनान। देखिए जरा, ईरान ने जो बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी पिछले दिनों, जो 200 मिसाइल दागी थी ईरान ने इजराइल पर, ये 200 मिसाइलें दागने वाला जो स्टेटहुड की बात कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला, और भारतीय जनता पार्टी इस पहल का स्वागत कर रही है। अगर वो तालमेल बैठाना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, तो बीजेपी का कहना है कि वो तो विकास के लिए प्रतिबद्ध है ही और कश्मीर के विकास के लिए और प्रतिबद्ध है। सुनिए जरा आरपी सिंह कहीं और मुड़ता भी दिखाई दे रहा है और इसी तरह के बयान अब सामने आ रहे हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम 370 पे खामोश रहेंगे। 370 हम वापस लाएंगे, हमारा हक है। स्टेटहुड वैसे जम्मू कश्मीर को सेंटर की बीजेपी गवर्नमेंट देगी कि ना कि उमर अब्दुल्ला देगा। ये हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा है। इसको हासिल करने के लिए हम वादाबंद हैं। तो देखिए 10 साल बाद चुनाव हुए और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत हुई, नंबर्स उसके हित में आते दिखाई दिए। लेकिन उमर अब्दुल्ला भी ये समझ गए कि ये पत्थरबाजों वाला वो पुराना कश्मीर नहीं है जहां आप विरोधी स्वर अपनाते रहेंगे और आपको समर्थन मिलेगा। ये वो कश्मीर बन चुका है, नया कश्मीर बन चुका है जो संकल्प के साथ विकास चाहता है, और अगर विकास नहीं हुआ तो बहुत नुकसान हो सकता है। उमर अब्दुल्ला ये बखूबी समझ रहे हैं और यही वजह है कि वो जो पुराने राग अलापा करते थे उसमें थोड़ी तब्दीली आ गई है। अब वो भड़काऊ बोल नहीं सामने आ रहे, अब सामंजस्य की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि दिल्ली से बात करनी होगी, क्योंकि अगर बैर रखेंगे तो केंद्र से कैसे मदद मिलेगी, कैसे सब चीजें अच्छे से चलेंगी, क्योंकि विकास का वादा करके आए हैं और ऐसे में विकास का जब वादा करके आए तो वो वादा तो पूरा ही करना पड़ेगा। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, आपके सामने डिटेल चलिए जल्दी से रख देते हैं, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ बातें नहीं है, इसके असली तथ्य क्या है अब आपको चलिए वो बता देते हैं। हम जल्दी से आपके सामने वो जानकारी रख देते हैं, क्योंकि स्टैंड बदल गया उमर अब्दुल्ला का, और ये स्टैंड यूं ही नहीं बदला, इसके पीछे की वजह है। वजह क्या है? ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, 370 और स्टेटहुड, ये दो बातें चुनावों से पहले उमर अब्दुल्ला बार बार दोहराते दिखाई दिए थे, बार बार कहते दिखाई दिए थे, और इसी के बिना पर चुनाव लड़ा। और अब चुनावों के बाद देखिए, ये ग्राफ देख रहे हैं आप, ये 370 का डिप हो चुका है और स्टेटहुड अभी भी ऊपर है। स्टेटहुड को लेकर अब बात उन्होंने रख दी है और उन्होंने 370 को साइड कर दिया, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि अगर स्टेटहुड की बात करेंगे बात बनेगी, विकास होगा, लेकिन 370 अब वापस नहीं आ सकता। ये उमर अब्दुल्ला को बखूबी समझ आ रहा है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए स्टैंड बदल गया है 370 पर उमर अब्दुल्ला का। विधानसभा चुनावों में जीत के बाद ये उन्होंने बयान दिया है, केंद्र के साथ खराब संबंधों से कोई लाभ नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा, दिल्ली के साथ तालमेल बनाना जरूरी है, ये उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं, और दिल्ली से झगड़ा करके कुछ नहीं मिलेगा। यानी एक सामंजस्य, एक कॉर्डियल रिलेशन रखने होंगे, ये उमर अब्दुल्ला समझ चुके हैं बखूबी। और नई सरकार के गठन से पहले पूर्ण राज्य की बात जो कही गई है उस पर जोर दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर हमेशा के लिए केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहेगा। पीएम और गृह मंत्री ने भाषणों में राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया था और उम्मीद है कि पीएम जल्द से जल्द वो वादा पूरा करेंगे। तो ऐसी उम्मीद रख रहे हैं उमर अब्दुल्ला, और स्टेटहुड की बात अब वो तेजी से करते दिखाई दे
दे रहे हैं। और अब आपको बताएं, क्योंकि ये जो तब्दीली आई है यूं ही नहीं आई है। उमर अब्दुल्ला का स्टैंड इसलिए बदला है क्योंकि उन्हें पता है कि अब सिस्टम बदल गया है। सिस्टम ऐसे कि ये पत्थरबाजों वाला वो पुराना कश्मीर नहीं है जहां आप विरोधी स्वर अपनाते रहेंगे और आपको समर्थन मिलेगा। ये अब वो कश्मीर बन चुका है, नया कश्मीर बन चुका है जो संकल्प के साथ विकास चाहता है। और अगर विकास नहीं हुआ तो बहुत नुकसान हो सकता है। उमर अब्दुल्ला ये बखूबी समझ रहे हैं और यही वजह है कि वो जो पुराने राग अलापा करते थे उसमें थोड़ी तब्दीली आ गई है। अब वो भड़काऊ बोल नहीं सामने आ रहे, अब सामंजस्य की बात की जा रही। कहा जा रहा है कि दिल्ली से बात करनी होगी, क्योंकि अगर बैर रखेंगे तो केंद्र से कैसे मदद मिलेगी, कैसे सब चीजें अच्छे से चलेंगी, क्योंकि विकास का वादा करके आए हैं और ऐसे में विकास का जब वादा करके आए तो वो वादा तो पूरा ही करना पड़ेगा। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, आपके सामने डिटेल चलिए जल्दी से रख देते हैं, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ बातें नहीं है, इसके असली तथ्य क्या है अब आपको चलिए वो बता देते हैं। हम जल्दी से आपके सामने वो जानकारी रख देते हैं, क्योंकि स्टैंड बदल गया उमर अब्दुल्ला का। और ये स्टैंड यूं ही नहीं बदला, इसके पीछे की वजह है। वजह क्या है, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं 370 और स्टेटहुड, ये दो बातें चुनावों से पहले उमर अब्दुल्ला बार बार दोहराते दिखाई दिए थे, बार बार कहते दिखाई दिए थे और इसी के बिना पर चुनाव लड़ा। और अब चुनावों के बाद देखिए, ये ग्राफ देख रहे हैं आप, ये 370 का डिप हो चुका है और स्टेटहुड अभी भी ऊपर है। स्टेटहुड को लेकर अब बात उन्होंने रख दी है और उन्होंने 370 को साइड कर दिया, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि अगर स्टेटहुड की बात करेंगे बात बनेगी, विकास होगा, लेकिन 370 अब वापस नहीं आ सकता। ये उमर अब्दुल्ला को बखूबी समझ आ रहा है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए स्टैंड बदल गया है 370 पर उमर अब्दुल्ला का। विधानसभा चुनावों में जीत के बाद ये उन्होंने बयान दिया है, केंद्र के साथ खराब संबंधों से कोई लाभ नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा, दिल्ली के साथ तालमेल बनाना जरूरी है, ये उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं। और दिल्ली से झगड़ा करके कुछ नहीं मिलेगा, यानी एक सामंजस्य, एक कॉर्डियल रिलेशन रखने होंगे, ये उमर अब्दुल्ला समझ चुके हैं बखूबी। और नई सरकार के गठन से पहले पूर्ण राज्य की बात जो कही गई है उस पर जोर दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर हमेशा के लिए केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहेगा। पीएम और गृह मंत्री ने भाषणों में राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया था और उम्मीद है कि पीएम जल्द से जल्द वो वादा पूरा करेंगे। तो ऐसी उम्मीद रख रहे हैं उमर अब्दुल्ला और स्टेटहुड की बात अब वो तेजी से करते दिखाई दे रहे हैं। और अब आपको बताएं, क्योंकि ये जो तब्दीली आई है यूं ही नहीं आई है। उमर अब्दुल्ला का स्टैंड इसलिए बदला है क्योंकि उन्हें पता है कि अब सिस्टम बदल गया है। सिस्टम ऐसे बदल गया है कि अब चीजें अगर सही तरीके से जानी है तो उनको लेकर कोशिशें करनी होगी, बात करनी होगी, डायलॉग करना होगा। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, देखिए जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने देखिए एलजी की ताकत में इजाफा कर दिया। जी हाँ, जिस तरह से एक टेंस माहौल था वो कंट्रोल में कैसे आया, एलजी ही संभाल रहे थे इतने दिनों से। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में जो संशोधन किया गया उसके बाद ये तब्दीली हुई है। संशोधन के बाद एलजी के पास ज्यादातर अधिकार है, ऐसे में कॉर्डियल रखना पड़ेगा, बातचीत रखनी पड़ेगी। पुलिस से लेकर सार्वजनिक व्यवस्था का भी अधिकार एलजी को मिला हुआ है। केंद्र सरकार ने एलजी के काम करने का दायरा बढ़ा दिया है, क्योंकि एलजी ही इतने दिनों से जब एक 370 हटने के बाद से जब एक तरह से डिलिमिटेशन हो रहा था, तमाम चीजें हो रही थी, उस दौरान एलजी ही संभाल रहे थे। और अब उनके साथ अब्दुल्ला के नजर आ रहे, रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं। बदले बदले सुर, बदली बदली बात। सवाल है कि आखिर क्या है बात जो एनसी शुरू से ही 370 की धुर विरोधी रही, जिसने अपना पूरा चुनाव इस मुद्दे पर लड़ा, जिसने 370 को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। अब विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उसी पार्टी के नेता उमर अब्दुल्ला बदले बदले नजर आ रहे हैं। 370 पर नरम तेवर दिखा रहे हैं, 370 से आगे स्टेटहुड को रख रहे हैं, केंद्र सरकार से तालमेल ठीक करने की बात कर रहे हैं। जमहूरियत को पिछले 8-10 साल से पनपने नहीं दिया गया। वोटरों ने बहुत
सोच समझ के अपने वोट का इस्तेमाल किया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने काम के ज़रिए अपने आप को इन वोटों के काबिल और इन वोटों के लायक जो है वो साबित करें। दिल्ली कभी रियासत रही नहीं, हम एक रियासत थे। 2019 से पहले जम्मू कश्मीर अपने आप में एक रियासत थी और हमें रियासत का दर्जा एक वादा दिया गया है। कैबिनेट का पहला फैसला ये होगा कि वो एक रेजोल्यूशन कैबिनेट की तरफ से पास करें कि मरकज़ को अब जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा देना चाहिए। नई दिल्ली के साथ एक तालमेल तो बनाना ज़रूरी है। दिल्ली के साथ झगड़ा करके ये मुतालबे, ये मुश्किलात हल नहीं होंगे। सवाल है कि क्या उमर अब्दुल्ला समझ चुके हैं कि जिस सरकार ने 370 को लागू किया उसी सरकार से उसे हटाने की बात करना नासमझी होगी। शायद उमर अब्दुल्ला ये समझ चुके हैं कि अगर 370 को लेकर आवाज तेज की गई तो एलजी और सरकार के बीच तकरार बढ़ेगी। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ नेता अब भी 370 के मुद्दे को जिंदा रखने की बात कर रहे हैं। ये मुद्दा ही नहीं है, ये सिर्फ कहने के लिए मुद्दा नहीं है, ये हमारे दिल के बहुत करीब है, ये हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा है। इसको हासिल करने के लिए हम वादाबंद हैं और जरूर कोशिश करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। वहीं बीजेपी ने भी उमर अब्दुल्ला की तरफ नरम रुख अख्तियार किया हुआ है। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने बयान देते हुए कहा है कि उमर अब्दुल्ला केंद्र सरकार से तालमेल कर जम्मू कश्मीर को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएंगे। वो सरकार बना रहे हैं और जम्मू कश्मीर में तो हम लोग इस बात से खुश हैं कि जमहूरियत की जीत हुई है। हम लोग उस दल से आते हैं जहां व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। देश का सवाल है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह लोगों ने डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में यकीन दिखाया है, तो जमहूरियत की जीत हुई है। उमर अब्दुल्ला केंद्र से तालमेल करके और तरक्की के रास्ते पे ले जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी और एनसी के रिश्तों में हल्की मिठास देखी गई हो। इससे पहले भी जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप में सरकार बनी थी, तब 1999 में नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ आ गई थी। वाजपेयी सरकार ने उमर अब्दुल्ला को केंद्र सरकार में मंत्री भी बनाया था। हालांकि बाद में दोनों की राहें अलग हो गई, लेकिन फारूक अब्दुल्ला को आज भी वाजपेयी याद आते रहते हैं। फारूक गाहे बगाहे वाजपेयी की तारीफ करते रहते हैं। इतना ही नहीं, फारूक अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की भी कई बार तारीफ की है। साफ है कि अब उमर भी इस रास्ते पर चलकर केंद्र सरकार के साथ तालमेल बिठाकर एलजी के साथ संवाद रखकर जम्मू कश्मीर में विकास का एक नया रास्ता देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो उमर अब्दुल्ला समझ गए कि सिस्टम बदल गया और सिस्टम में विकास के लिए ऐसे ही चलना होगा, कम्युनिकेशन करना होगा, ये समझ गए हैं। दिल्ली से बातचीत, तालमेल रखना होगा। लेकिन आपको बताएं कि फारूक अब्दुल्ला अभी पुराना ही राग अलाप है। अभी भी वो 370 की ही बात कर रहे हैं और इस बार उन्हें कोई विपक्षी चुप नहीं करा रहा है। इस बार उन्हें चुप करा रहे हैं खुद उन्हीं के बेटे। जी हाँ, उमर अब्दुल्ला आप खुद उनसे इतर अलग बात कह रहे हैं। हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, आपको बताते हैं जो बयान अब तक दिए गए हैं। आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर की जनता ये फैसला सबूत है, ये कह रहे हैं फारूक अब्दुल्ला। वो कह रहे हैं कि लोग अनुच्छेद 370 हटाए जाने के खिलाफ है। वो अभी भी यही बात कह रहे हैं। इसके अलावा क्या कह रहे हैं कि आप कोई एलजी और उनके सलाहकार नहीं होंगे। जी हाँ, आप कोई उनके एलजी और ये सलाहकार नहीं होंगे, अब सब कुछ चलेगा, ऐसा लग रहा है उनको, फारूक अब्दुल्ला को। लेकिन आपको बताएं, ये भी कह रहे हैं कि आप 90 विधायक होंगे जो लोगों का काम करेंगे, यानी एलजी इंटरवीन नहीं करेंगे, ऐसा कह रहे हैं फारूक अब्दुल्ला। आप कैसे इसको उमर अब्दुल्ला हैंडल कर रहे हैं, कैसे पॉलिश कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं, आपको बताएं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एक सम्मानीय व्यक्ति है। उमर अब्दुल्ला अपने फादर से अलग बोल रहे हैं। लोगों से राज्य का दर्जा देने का वादा किया था, यानी वो एक तरह से अपील कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वो इस पर खरे उतरेंगे। उमर अब्दुल्ला उम्मीद की निगाहों से दिल्ली की तरफ देख रहे हैं, प्रधानमंत्री की तरफ देख रहे हैं। ताली हमेशा दोनों हाथों से बचती है, ये कह रहे हैं, और बात तभी बनेगी जब मिलजुल कर काम किया जाएगा, ये कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला। तो ये उनकी तरफ से बात कही गई है और हमने रिपब्लिक भारत ने एक्सक्लूसिवली उमर अब्दुल्ला से बात करके ये समझने की कोशिश भी की कि उनका 370 को लेकर वाकई स्टैंड क्या है। उन्होंने फिर से ये बताया है कि 370 की वापसी वो फिलहाल नहीं सोच रहे। सुनिए जरा। फिलहाल तो हमने जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखे में नहीं रखा है। ये उम्मीद करना कि जिन लोगों ने हमसे लिया है
वही लोग वापस करेंगे, वो बेवकूफ़ी है। हमें इस हुकूमत से उम्मीद नहीं है कि 370 हमें इनके ज़रिए वापस आएगा, लेकिन मुद्दा ज़िंदा रखना वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हम करेंगे। सर, स्टेटहुड का जो मुद्दा है वो लगातार आप उठाते रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? हमें रियासत का दर्जा वापस मिलना चाहिए। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार ये कहा है कि जम्मू कश्मीर को इलेक्शन के बाद रियासत का दर्जा मिलेगा, और बीजेपी ने भी हमेशा कहा है कि ये 3 कदमों में होगा, डिलिमिटेशन, इलेक्शन, स्टेटहुड। 2 कदम हो गए, डिलिमिटेशन, स्टेट इलेक्शन खत्म, अब स्टेटहुड। तो सुना आपने, स्टेटहुड की बात कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला, और भारतीय जनता पार्टी इस पहल का स्वागत कर रही है। अगर वो तालमेल बैठाना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, तो बीजेपी का कहना है कि वो तो विकास के लिए प्रतिबद्ध है ही, और कश्मीर के विकास के लिए और प्रतिबद्ध है। सुनिए जरा, आरपी सिंह कहीं और मुड़ता भी दिखाई दे रहा है, और इसी तरह के बयान अब सामने आ रहे हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम 370 पे खामोश रहेंगे। 370 हम वापस लाएंगे, हमारा हक है। स्टेटहुड वैसे जम्मू कश्मीर को सेंटर की बीजेपी गवर्नमेंट देगी कि ना कि उमर अब्दुल्ला देगा। ये हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा है, इसको हासिल करने के लिए हम वादाबंद हैं। तो देखिए, 10 साल बाद चुनाव हुए और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत हुई, नंबर्स उसके हित में आते दिखाई दिए, लेकिन उमर अब्दुल्ला भी ये समझ गए कि ये पत्थरबाजों वाला वो पुराना कश्मीर नहीं है जहां विरोधी स्वर अपनाते रहेंगे और आपको समर्थन मिलेगा। ये अब वो कश्मीर बन चुका है, नया कश्मीर बन चुका है जो संकल्प के साथ विकास चाहता है, और अगर विकास नहीं हुआ तो बहुत नुकसान हो सकता है। उमर अब्दुल्ला ये बखूबी समझ रहे हैं, और यही वजह है कि वो जो पुराने राग अलापा करते थे उसमें थोड़ी तब्दीली आ गई। अब वो भड़काऊ बोल नहीं सामने आ रहे, अब सामंजस्य की बात की जा रही। कहा जा रहा है कि दिल्ली से बात करनी होगी, क्योंकि अगर पैर रखेंगे तो केंद्र से कैसे मदद मिलेगी, कैसे सब चीजें अच्छे से चलेंगी, क्योंकि विकास का वादा करके आए हैं, और ऐसे में विकास का जब वादा करके आए तो वो वादा तो पूरा ही करना पड़ेगा। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, आपके सामने डिटेल चलिए जल्दी से रख देते हैं, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ बातें नहीं है, इसके असली तथ्य क्या है अब आपको चलिए वो बता देते हैं। हम जल्दी से आपके सामने वो जानकारी रख देते हैं, क्योंकि स्टैंड बदल गया उमर अब्दुल्ला का, और ये स्टैंड यूं ही नहीं बदला, इसके पीछे की वजह है। वजह क्या है? ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, 370 और स्टेटहुड, ये 2 बातें चुनावों से पहले उमर अब्दुल्ला बार बार दोहराते दिखाई दिए थे, बार बार कहते दिखाई दिए थे, और इसी के बिना पर चुनाव लड़ा। और अब चुनावों के बाद देखिए, ये ग्राफ देख रहे हैं आप, ये 370 का डिप हो चुका है, और स्टेटहुड अभी भी ऊपर है। स्टेटहुड को लेकर अब बात उन्होंने रख दी है, और उन्होंने 370 को साइड कर दिया, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि अगर स्टेटहुड की बात करेंगे बात बनेगी, विकास होगा, लेकिन 370 अब वापस नहीं आ सकता। ये उमर अब्दुल्ला को बखूबी समझ आ रहा है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, स्टैंड बदल गया है 370 पर उमर अब्दुल्ला का, और विधानसभा चुनावों में जीत के बाद ये उन्होंने बयान दिया है, केंद्र के साथ खराब संबंधों से कोई लाभ नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा, दिल्ली के साथ तालमेल बनाना जरूरी है, ये उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं, और दिल्ली से झगड़ा करके कुछ नहीं मिलेगा। यानी एक सामंजस्य, एक कॉर्डियल रिलेशन रखने होंगे, ये उमर अब्दुल्ला समझ चुके हैं बखूबी। और नई सरकार के गठन से पहले पूर्ण राज्य की बात जो कही गई है उस पर जोर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर हमेशा के लिए केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहेगा। पीएम और गृह मंत्री ने भाषणों में राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया था, और उम्मीद है कि पीएम जल्द से जल्द वो वादा पूरा करेंगे। तो ऐसी उम्मीद रख रहे हैं उमर अब्दुल्ला, और स्टेटहुड की बात अब वो तेजी से करते दिखाई दे रहे हैं। और अब आपको बताएं, क्योंकि ये जो तब्दीली आई है यूं ही नहीं आई है, उमर अब्दुल्ला का स्टैंड इसलिए बदला है क्योंकि उन्हें पता है कि अब सिस्टम बदल गया है। सिस्टम ऐसे बदल गया है कि अब चीजें अगर सही तरीके से जानी है तो उनको लेकर कोशिशें करनी होगी, बात करनी होगी, डायलॉग करना होगा। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, देखिए जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने देखिए एलजी की ताकत में इजाफा कर दिया। जी, जिस तरह से एक टेंस माहौल था वो कंट्रोल में कैसे आया, एलजी ही संभाल रहे थे इतने दिनों से। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में जो संशोधन किया गया, उसके बाद ये तब्दीली हुई है। संशोधन के बाद एलजी के पास ज्यादातर अधिकार है।
सेमी कॉर्डियल रखना पड़ेगा, बातचीत रखनी पड़ेगी। पुलिस से लेकर सार्वजनिक व्यवस्था का भी अधिकार एलजी को मिला हुआ है। केंद्र सरकार ने एलजी के काम करने का दायरा बढ़ा दिया है, क्योंकि एलजी ही इतने दिनों से, जब एक 370 हटने के बाद से जब एक तरह से डिलिमिटेशन हो रहा था, तमाम चीजें हो रही थी, उस दौरान एलजी ही संभाल रहे थे। और अब उनके साथ बातचीत, कम्युनिकेशन रखना होगा और तभी चीजें बेहतर हो पाएंगी। लेकिन आपको बताएं कि बदले बदले सुर उमर अब्दुल्ला के नजर आ रहे। रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं। बदले सुर, बदली बात। सवाल है कि आखिर क्या है बात जो एनसी शुरू से ही 370 की धुर विरोधी रही, जिसने अपना पूरा चुनाव इस मुद्दे पर लड़ा, जिसने 370 को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। अब विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उसी पार्टी के नेता उमर अब्दुल्ला बदले नजर आ रहे हैं।